बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा है। ये एक ड्रामा है जो यूजीन ओनील ने लिखा है। ठीक है, तो इस ड्रामे के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील का जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी बायोग्राफी देखेंगे। उसके बाद ड्रामे के जो की फैक्ट्स उन पे बात करेंगे, करेक्टर लिस्ट देखेंगे और एंड पे हम लोग समरी देखेंगे इसकी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है वो बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप हासिल कर सकें। ठीक है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील की बात करते हैं। तो ये इसका फुल नेम है। ठीक है, यूजीन ओनील कहा जाता है लेकिन ग्लैडस्टोन भी आता है इसके नेम के अंदर। तो ये इसकी जो है वो बर्थ ऑन 16 अक्टूबर 1888 में हुई थी न्यूयॉर्क में, यूएसए में। यूएसए अमेरिका की स्टेट है न्यूयॉर्क, वहाँ पे हुई थी इसकी बर्थ। और इसकी डेथ 27 नवंबर 1953 में बोस्टन में हुई थी। ठीक है, और बोस्टन आपको पता है स्टेट है यूएसए की। और ये अमेरिकन प्ले राइट था, अमेरिकन ड्रामाटिस्ट था। एंड ही वॉज अमंग द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस ड्रामेटिक टेक्निक्स ऑफ रियलिज्म इन यूएसए। यूएसए में रियलिज्म की जो ड्रामेटिक टेक्निक्स थी वो इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी और ये पहला वो इंसान था। ठीक है, उसके बाद है ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्ले राइट है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए। और कब मिला? ऑन नवंबर 12 1936 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर लिटरेचर। ही इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा भी, ऑफ अमेरिकन ड्रामा, मतलब कि अमेरिकन ड्रामा का फादर भी इसको कहा जाता है। और एक बात जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ग्रीक टाइम पीरियड के वर्क को बड़ा करता था और उनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, और उन वर्क्स को जो है वो कॉपी किया करता था। तो अब ये मॉडिफिकेशन क्या किया करता था, उनमें मॉडर्निज़म शामिल कर देता था, उनमें रियलिज़म शामिल कर देता था। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क्स को कॉपी किया करता था। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा के मतलब के बारे में। जितने भी की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फुल टाइटल मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ही है। 3 एपिसोड्स में लिखा गया है, हर एपिसोड को एक नाम दिया गया है। अब ये 3 एपिसोड 3 प्लेज हैं। ठीक है, या 3 चैप्टर कह सकते हैं या 3 पार्ट्स भी कह सकते हैं। तो बेसिकली मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा एक ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी से मुराद होता है कि एक मतलब कि एक प्ले के अंदर 3 प्ले को शामिल करके उसको एक नाम दिया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं। तो इसके अंदर 3 प्ले हैं और इन 3 प्लेस को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। और हर प्ले को या हर एपिसोड को एक नाम दिया गया है। फर्स्ट एपिसोड का नाम है होम कमिंग, सेकेंड का नाम है हंटेड और थर्ड का नाम है द हॉन्टेड। ठीक है, तो ये 3 एपिसोड्स या 3 पार्ट्स हैं जिनको सेपरेटली एक नाम दिया गया है और इन तीनों प्लेस को या इन तीनों एपिसोड्स को कलेक्टिवली एक नाम दिया गया है, वो है मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा। अब सोर्स क्या है इसका? तो ये भी एक ट्रिलॉजी है और ये ट्रिलॉजी ही की जो है वो कॉपी भी कह सकते हैं या उस पर बेस भी करता है। वो ट्रिलॉजी क्या है? ओरेस्टिया है, जिसको ग्रीक ड्रामाटिस्ट एस्किलस ने लिखा है। ठीक है, तो ये उसका सोर्स था। उसके बाद जॉनरा क्या है इसका? ये ट्रेजेडी है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एंड पे मर जाते हैं, जस्ट लवीनिया एक बचती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल ड्रामा है क्योंकि इसमें आपको 2 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का पता चलता है। एक तो है इडिपस कम्प्लेक्स, दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब इडिपस कम्प्लेक्स क्या होता है कि बेटा अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और बाप से नफ़रत करता है। अब बाप से नफ़रत ना भी हो तो माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो करीब होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि बेटी अपने बाप से ज़्यादा मोहब्बत करती है, उसके ज़्यादा नज़दीक होती है। ठीक है, और अपनी माँ से थोड़ा सा इख्लाफात रखती है या उससे नफ़रत करती है। तो ये 2 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो है वो आपको इस ड्रामे में नज़र आएंगे। उसके बाद है रिटर्न डेट क्या है? 1926 टू 1931 के जो है वो दरमियान में ये लिखा गया था, फ्रांस में लिखा गया था। और ये पब्लिश कब हुआ था? 1931 में ये ड्रामा जो है वो पब्लिश हुआ था। और ये कितने एक्ट्स पे मुश्तमिल है? तो ये 6 एक्ट्स पे मुश्तमिल प्ले है। नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग। टाइम के लिहाज से इसकी क्या है? स्प्रिंग और समर का सीज़न लिया गया है। ठीक है,
उसके बाद इस सेटिंग प्लेस के लिहाज से देखा जाए तो मैनन हाउस है न्यू इंग्लैंड में, ठीक है। थीम्स इसके सिन, गिल्ट, इडिपस, फेट, रेपिटेशन, सब्स्टिट्यूशन, राइवल, डाउट एंड लॉ ऑफ फादर, ये सारे थीम्स हैं। सिन और गिल्ट जो है वो दो मेजर थीम्स हैं इसके। अब सिन और गिल्ट क्या है कि पहले गुनाह करते हैं और उसके बाद फिर पछताते हैं। जितने भी कैरेक्टर्स हैं और कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में होने वाले जितने भी वाक़यात हैं वो हमें बताते हैं कि किस तरह से ये गुनाह का जो है वो इर्तिकाब करते हैं, उसके बाद फिर ये पछतावे का शिकार हो जाते हैं। इडिपस क्या है कि इडिपस कम्प्लेक्स आपको इसमें नज़र आएगा। वो क्या है कि बेटी जो है वो अपने बाप से ज़्यादा करीब है। फेट आपको नज़र आएगा। रेपिटेशन और सब्स्टिट्यूशन क्या है कि किस तरह से एक टाइम में एज़रा और उसकी बीवी क्रिस्टाइन लड़ा करते थे, उनके इख्तिलाफ़ात हुआ करते थे। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है, ठीक है। अब उसकी जगह पे क्या हो रहा है कि लवीनिया और ऑरिन, ये दोनों बहन भाई आपस में किस तरह से एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और किस तरह से एक दूसरे से जान छुड़ाना चाहते हैं और इनके आपस में कितने इख्तिलाफ़ात हैं। राइवलरी आपको नज़र आएगी, दुश्मनी नज़र आएगी, नफ़रत नज़र आएगी, डाउट नज़र आएगा आपको, ठीक है। किस तरह से डाउट, अगर हम बात करें तो लवीनिया अपनी माँ पे डाउट करती है। लॉ ऑफ फादर नज़र आएगा कि पेटार्की आपको नज़र आएगी कि एक मेल कैरेक्टर जो एज़रा मैनन है वो किस तरह से पूरी फैमिली का ऑनर है, सरबराह है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी इस ड्रामे के बारे में जो जाननी बहुत ज़रूरी थी। अब हम करेक्टर लिस्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला करेक्टर ब्रिगेडियर जनरल एज़रा मैनन का है जो क्रिस्टाइन का हस्बैंड है और लवीनिया और ऑरिन का फादर है। सेकंड नंबर पे क्रिस्टाइन मैनन है जो एज़रा मैनन की वाइफ है और लवीनिया और ऑरिन की मदर है। थर्ड नंबर पे लवीनिया मैनन है, ये एज़रा और क्रिस्टाइन की डॉटर है और ऑरिन की सिस्टर है। फोर्थ नंबर पे ऑरिन मैनन है, ये एज़रा और क्रिस्टाइन का सन है और लवीनिया का ये ब्रदर है। फिफ्थ नंबर पे कैप्टन एडम ब्रांट है जो क्रिस्टाइन का लवर है और डेविड और मैरी का बेटा है। सिक्स नंबर पे पीटर नील्स है, ये लवीनिया का फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड भी आप कह सकते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहता है और ये हैज़ल का ब्रदर है। सेवन्थ नंबर पे हैज़ल नील्स है, ये ऑरिन की फ्रेंड है, उससे मोहब्बत करती है और शादी करना चाहती है और ये पीटर की सिस्टर है। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इनके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं। ये हम नंबर पे जो कैरेक्टर हमारे पास है वो है सेथ बैकविथ, ठीक है। ये गार्डनर है और ये मैनन फैमिली का सर्वेंट है। नाइन्थ नंबर पे मैरी ब्रेंटम है। मैरी ब्रेंटम कौन है? ये कनेडियन एक नर्स थी और ये डेविड की वाइफ थी और ये एडम ब्रांट की मदर है, ठीक है। टेंथ नंबर पे एबी मैनन है। एबी मैनन कौन था? ये एज़रा मैनन का फादर था। 11th पे डेविड मैनन है, ये एबी मैनन का ब्रदर ही था। और 12th नंबर पे द जेंटलमैन है, ये एक ड्रंकन सिंगर था जो एडम ब्रांड को उसकी कत्ल से पहले मिला था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। इसके अलावा जितने भी माइनर कैरेक्टर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, 13 to 21 तक, वो सारे माइनर कैरेक्टर हैं। इनका रोल कहीं कहीं स्टोरी में अगर होगा तो वो आपको स्टोरी के थ्रू से पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी स्टोरी का आगाज़ करते हैं, समरी पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होम कमिंग है जिसको उर्दू में वापसी कहा जाता है, ठीक है। अब स्प्रिंग की आफ्टरनून दिखाई गई है और मैनन हाउस में ये सीन दिखाया जाता है कि घर में ये बात चल रही होती है कि घर का मालिक जो एज़रा मैनन है, ठीक है, वो वॉर ख़त्म करके वापस घर आ रहा है। इसकी बेटी लवीनिया और इसकी बीवी क्रिस्टाइन दोनों न्यूयॉर्क से भी अभी अभी वापस आई हैं, ठीक है। एज़रा मैनन अपनी बेटी लवीनिया से बहुत मोहब्बत करता है और इस घर का जो माली सेथ है, ठीक है, वो लवीनिया से कहता है कि मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, मतलब तुम्हें किसी चीज़ से आगाह करना है। वो कहती है क्या बात है बताओ। वो कहता है कि तुमने कैप्टन एडम ब्रांड को देखा है। अभी वो बात कर ही रहा होता है कि पीटर और हैज़ल आ जाते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, और ये दोनों ऑरिन और लवीनिया को पसंद करते हैं। अब पीटर लवीनिया बताया मैंने आपको, उससे शादी करना चाहता है और ऑरिन जो है और हैज़ल जो है वो ऑरिन से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है, ठीक है। अब पीटर लवीनिया से बार बार मोहब्बत का इजहार करता है और शादी का कहता है, लेकिन लवीनिया इससे ये कहकर मना कर देती है कि इसके बाप को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वजह से वो शादी नहीं कर सकती। अब ये पीटर और हैज़ल दोनों चले जाते हैं। इसके बाद दोबारा फिर लवीनिया जो है वो अपने मुलाजिम जो उनका गार्डनर है, सर्वेंट है, सेथ के पास आती है और उससे पूछती है कि हाँ क्या बात है जो तुम कर रहे थे उस टाइम। वो कहता है कि कैप्टन एडम ब्रांट देखने में कैसा है, मतलब मेरा ख्याल है कि वो जो मैनन फैमिली के जितने भी मर्द हैं उन जैसी शक्ल है, इसकी थोड़ी सी मिलता जुलता है, तो मेरा ख्याल है कि वो डेविड
का बेटा है, ठीक है। अब डेविड कौन था? ये एबी मैनन का भाई था, जो मैंने आपको बताया था, और तुम्हारे बाप का ये अंकल था, इसका ये बेटा लगता है। ये सुनकर लवीनिया हैरान हो जाती है, ठीक है। और लवीनिया सेथ को बताता है कि एडम जो डेविड मैनन था उसने एक नर्स से शादी की थी जिसका नाम मैरी था, ठीक है। ये पसंद की शादी थी, तो उन पसंद की शादी की वजह से दोनों को घर से निकाल दिया गया था। अब ये सारी बातें अभी लवीनिया और सेथ कर ही रहे होते हैं कि कैप्टन एडम ब्रांट भी आ जाता है, ठीक है, और ख़ुद गाड़ी ड्राइव करके अंदर आ जाता है वो। तो एडम ब्रांट लवीनिया इसे देख के जो है वो जानबूझ कर इसकी माँ के बारे में पूछती है, बात करती है। तो वो कहता है कि वो मेरी माँ थी और डेविड मेरा बाप था। दोनों ने पसंद की शादी की वजह से उनको घर से निकाल दिया गया था, क्योंकि एबी मैनन, जो मैंने आपको बताया ना कि डेविड मैनन का बड़ा भाई था, ठीक है, वो भी मेरी माँ को पसंद करता था। तो मेरी माँ ने इससे नहीं बल्कि डेविड से शादी की, तो इस वजह से उन दोनों को घर से निकाल दिया गया था। अब लवीनिया के सामने ही एडम ब्रांट ने वादा किया कि वो अब एजरा मैनन से इस चीज़ का बदला लेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद लवीनिया अपनी माँ क्रिस्टाइन को अपने फादर के स्टडी रूम में बुलाती है, ठीक है, और क्रिस्टाइन हैरानी से पूछती है कि इसने मुझे क्यों बुलाया। क्रिस्टाइन पूछती है अपनी बेटी से। तो लवीनिया अपनी माँ से कहती है कि माँ, जब तुम न्यूयॉर्क गई थी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था और मैंने तुम्हें ब्रांड के साथ देखा था। अगर तुमने इसके साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया तो मैं सब कुछ अपने बाप को बता दूँगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि क्रिस्टन कहती है कि लवीनिया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा, तुम्हारे बाप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, तुमसे भी बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ, और यहाँ तक कि तुम्हारा पैदा होना ही मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि ये एक ज़बरदस्ती की शादी थी। मैं सिर्फ ऑरेंज से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वो मुझे एजरा की नज़रों से नहीं देखता। लवीनिया कहती है कि मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ और इन्हीं की खातिर मैं तुम्हारे राज को नहीं बताऊँगी, लेकिन आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप दोबारा एडम ब्रांट से नहीं मिलेंगी। क्रिस्टाइन कहती है ठीक है, और वो साथ ही मुस्कुराते हुए ये भी कहती है कि तुम्हारा ख़ुद एडम ब्रांट के साथ जो है वो चक्कर चल रहा है, तुम्हारा क्रश उस पर है। तो ये बात उसको तंजिया कहती है। अब इसने ये तंजिया बात क्यों कही? क्योंकि जो एडम ब्रांट है वो लवीनिया के सामने मोहब्बत का दिखावा करता है, ताकि इसको शक ना हो कि मेरा इसकी माँ के साथ जो है वो कोई रिश्ता है या कोई अफेयर चल रहा है, ठीक है, इस वजह से। अब वो कह रही है कि क्रिस्टाइन लवीनिया की सारी शर्तें मान जाती है, ठीक है, इस चीज़ के लिए एग्री हो जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या दिखाया जाता है कि क्रिस्टाइन एडम से मिलती है और एजरा मैनन को मारने का प्लान बनाती है। एक हफ्ते के बाद लवीनिया अपनी माँ क्रिस्टाइन के साथ स्टेयर्स पे खड़ी होती है और एजरा मैनन घर के अंदर दाखिल होता है, तो लवीनिया भाग के जाके उसे गले मिलती है। बाद में फिर एक दफ़ा जब क्रिस्टाइन और एजरा अकेले होते हैं तो क्रिस्टाइन एजरा को यकीन दिलाती है कि इसका एडम ब्रांट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। एजरा कहता है कि वॉर ने इसे एहसास दिला दिया है कि रिश्तों के दरमियान जितनी भी दूरी है उनको ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। और क्रिस्टाइन अपनी बातों से भी उसको यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, आप परेशान ना हो। कुछ टाइम गुजरने के बाद क्या होता है कि क्रिस्टाइन और एजरा का बेडरूम का सीन आता है, ठीक है, और क्रिस्टाइन बेड से उठती है और एजरा उसको बुरा भला कह रहा होता है और कहता है कि वो जानता है कि आप इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है, और क्रिस्टाइन से कहता है कि तुम मेरी मौत का इंतज़ार कर रही हो। इस बात पे क्रिस्टाइन गुस्से में आकर कहती है कि हाँ, मेरा एडम ब्रांट के साथ ताल्लुक़ है, मतलब गुस्से में आके वो सारा कुछ बोल देती है, ठीक है। और एजरा गुस्से में आ जाता है, तो ये बातें सारी इसकी सुन के तो उसे मारने की धमकी भी देता है, ठीक है। तो जब उठता है उसे मारने के लिए तो उसके दिल में तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, तो वो वैसे ही नीचे ज़मीन पे गिर जाता है और अपनी दवाई मांगता है। क्रिस्टाइन उसे वो दवाई देती है जिसमें उसने एडम ब्रांट के साथ मिलके पॉइज़न मतलब जहर मिलाया होता है, वो उसको दे देती है। मैनन इसकी चालाकी समझ जाता है और वो लवीनिया को आवाज़ देता है। लवीनिया भागकर अपने बाप के पास आती है। एजरा मरते हुए ये अल्फाज बोलता है, शी इन गिल्टी नॉट मेडिसन, मतलब कि इसने मुझे मारा है, ये मुजरिम है। तो ये जानकर लवीनिया बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है अपनी माँ से। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर द हंटेड, ठीक है, इसका मतलब है पीछा करना। अब हंटेड ये मतलब प्ले या फिर ये पार्ट इस तरह से शुरू होता है कि पीटर, लवीनिया और ऑरेन घर में खड़े दिखाई देते हैं। ऑरेन लवीनिया से पूछता है कि माँ अभी तक क्यों नहीं आई, तो माँ कहाँ पे है? लवीनिया कहती है कि वो एडम ब्रांट के साथ है, जब वो खुद आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। इतने में क्रिस्टाइन भागते हुए बाहर आती है और ऑरेन को गले लगा लेती है और पीटर को डांटती है कि तुमने ऑरेन को अकेले क्यों छोड़ा।
अब ऑरिन अपनी माँ क्रिस्टाइन से जो है वो शक भरी नज़रों से ब्रांड के बारे में पूछता है। तो क्रिस्टाइन कहती है कि लवीनिया तो पागल हो चुकी है, वो खाम मुझे मुजरिम ठहराना चाहती है। ठीक है, ऑरिन अपनी माँ मतलब कि क्रिस्टाइन के कदमों में बैठ जाता है और कहता है कि तुम एक आइलैंड की तरह हो जहाँ से सिर्फ सुकून और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। लवीनिया दोबारा फिर यहाँ आती है और ऑरिन से कहती है कि तुम हमारे बाप का कत्ल करने वाली औरत को कैसे भूल चुके हो। ठीक है, इस पर ऑरिन कहता है कि माँ मुझे बता चुकी है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम बिलावजह इन पर इल्ज़ाम लगा रही हो। लवीनिया फिर इस बात पर इसरार करती है कि तुम अपने बाप के कातिल को इस तरह से नहीं जाने दे सकते। लवीनिया कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम इंतज़ार करो कि क्रिस्टाइन कब एडम ब्रांड से मिलने जाती है। ठीक है, और इसका पीछा करो और इसकी बातें सुनो तो तुम्हें सारा कुछ पता चल जाएगा। इस पे ऑरिन एग्री हो जाता है। तो जिस दिन एज़रा का जो है वो फ्यूनरल होता है, ठीक है, उसी रात को ही एडम ब्रांड जो है वो से मिलने जाती है क्रिस्टाइन। और कहाँ पे मिलते हैं, ये ईस्ट बोस्टर में मिलते हैं। अब डेक पर क्रिस्टाइन और एडम जो है वो मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे जहाज़ होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो डेक पे मिलते हैं और फिर कैबिन में जो है वो चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ प्राइवेट बातें करनी होती हैं। ऑरिन और लवीनिया जो कि इसका पीछा कर रहे थे इन दोनों का, तो वो भी जो है वो वहीं पे आ जाते हैं। तो डेक पर दोनों की बातें सुन लेते हैं वो दोनों। ठीक है, अब दोनों लवर्स मतलब क्रिस्टाइन और एडम ब्रांट ईस्ट की तरफ भागने का प्लान बनाते हैं कि हम अब जो है ना एज़रा से जान छूट गई है तो अब हम अपने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए भाग चलते हैं यहाँ से और अपने पसंदीदा आइलैंड पे पनाह लेने का फ़ैसला करते हैं। अब दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहते हैं। ठीक है, और चले जाते हैं। ऑरेंज जिसने सारी बातें अपने कानों से सुन ली है, ठीक है, वो गुस्से में आ जाता है और ऑरेंज जो है वो एडम ब्रांड को गोली मार देता है। कब मारता है, जब वो घर वापस अपने घर आता है और ऑरेंज क्या करता है, इसके कमरे की सारी चीज़ें जो है वो इधर उधर बिखेर देता है ताकि ये लगे कि चोरी हुई है और उसके नतीजे में जो है वो इसका कत्ल हुआ है। अब सीन इससे अगली रात का है कि क्रिस्टाइन घर आकर अपना सामान तैयार कर रही होती है भागने के लिए। जैसे ही वो ड्राइविंग पेस में आती है, इसका सामना ऑरिन और लवीनिया से होता है। दोनों कहते हैं कि उन्होंने एडम ब्रांड को मार दिया है। अब ये सुन के क्रिस्टाइन बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो ऑरिन उसे कहता है कि हम कहीं दूर चले जाएंगे माँ, मैं आपको हर तरह खुश रखूँगा और लवीनिया को हम यहाँ घर में अकेला ही छोड़ जाएंगे। अब इस पर क्या होता है कि लवीनिया कहती है कि तुम कैसी बातें जो है वो कर रही हो, चलो अपने कमरे में। ऑरेंज बहन की बात मान लेता है और कमरे में चला जाता है। क्रिस्टाइन बड़ी नफ़रत से अपनी माँ अपनी बेटी मतलब कि अपनी बेटी लवीनिया को देखती है और घर के अंदर आ जाती है। ठीक है, लवीनिया अभी घर की तरफ बैक करके खड़ी ही होती है कि एज़रा के कमरे से एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, मतलब कि गोली के चलने की आवाज़, और पता चलता है कि क्रिस्टाइन ने अपने आप को गोली मार ली है। इस पर लवीनिया कहती है इट इज़ जस्टिस, मतलब कि अब इंसाफ हुआ है कि इसने मेरे बाप को मारा है तो अब ये खुद भी चली मर गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम सेकंड बुक भी कह सकते हैं। ठीक है, और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थर्ड चैप्टर ये हमारा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और अब 1 साल गुजर चुका है। क्रिस्टाइन, एज़रा और एडम ब्रांट मर चुके हैं। अब मैनन फैमिली में ऑरिन और लवीनिया बाकी बचे हैं। लवीनिया और ऑरिन अभी अभी ईस्ट के ट्रिप से घर वापस आए हैं और लवीनिया अपनी मिलिट्री सर्विसेज जो है वो दे चुकी है और इसकी बॉडी अपनी माँ की तरह हो गई है, मतलब कि बहुत खूबसूरत हो गई है। और ऑरिन भी काफ़ी हद तक जो है वो पतला हो चुका है और इसने दाढ़ी रख ली है और काफ़ी हद तक अपने बाप की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब लवीनिया और ऑरिन जो है वो सिटिंग रूम में बैठे होते हैं और ऑरिन कहता है कि लवीनिया के अंदर क्रिस्टाइन की रूह आ गई है। इतने में पीटर अंदर दाखिल होता है और कहता है कि इसने क्रिस्टाइन का भूत देखा है और लवीनिया पीटर को गले लगा लेती है। ठीक है, अब ये देख के ऑरेंज जो है वो जेलसी महसूस करता है और कहता है कि तुम दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हो। ठीक है, ऑरेंज ज़्यादातर वक्त अपना स्टडी रूम में गुजारता है और लवीनिया पीटर के साथ फ्लर्ट में गुजारती है। अब इसने उसको क्यों कहा कि तुम्हारे अंदर उसकी रूह क्रिस्टाइन की रूह आ गई, इनकी मदर की रूह आ गई है, क्यों? क्योंकि आप ये बिल्कुल वैसी ही हरकतें कर रही हैं जैसे वो एडम ब्रांड के साथ करती थी सब कुछ। ठीक है, अब ये पीटर के साथ कर रही है। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि अब तुम्हारे अंदर क्रिस्टाइन मतलब कि हमारी माँ की रूह आ गई है। अब 1 महीने के बाद का सीन आता है। तो ऑरिन और पीटर जो है वो स्टडी रूम में है और लवीनिया दरवाज़े पर नॉक करती है और पीटर से पूछती है कि ऑरिन क्या कर रहा है।
तो ऑरिन कहता है कि मैनन फैमिली ने जितने भी अब तक क्राइम किए हैं ना, मैं उस पर एक किताब जो है वो लिख रहा हूँ, या उन सारे क्राइम्स को एक किताब में लिख रहा हूँ, ठीक है। और कहता है कि अब सब क्राइम्स में लवीनिया सबसे बड़ी क्रिमिनल है, ये भी कह देता है उसे कि इन सब क्राइम्स, वो लवीनिया से कहता है कि इन सब क्राइम्स में तुम सबसे बड़ी क्रिमिनल हो। लवीनिया क्रिस्टाइन से वो कहता है इसलिए नफ़रत करती थी क्योंकि इसका किसी और के साथ फिज़िकल रिलेशन था, और लवीनिया ख़ुद भी कई मर्दों के साथ वो कहता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी थी। तो जब वो और ये जब वो ईस्ट आइलैंड में जाया करती थी, ठीक है। अब ये बिल्कुल जो हमारी माँ की तरह बन चुकी है। जब ऑरिन ये सब कहता है तो इसे लगता है कि जैसे क्रिस्टाइन इससे ये सारी बातें कर रही है, और ऑरिन की बातों में वो तंज महसूस करती है। ऑरिन अपनी बहन का गला दबाने की कोशिश करता है और उसे मारने की धमकी भी देता है। अब ड्रामे में देखा जाता है कि ऑरिन अपने बाप एजरा की जगह ले चुका है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हो गई है ऑरिन की जगह पे एजरा की, और लवीनिया अपनी माँ क्रिस्टाइन की जगह ले चुकी है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे थीम में भी एक थीम है कि सब्स्टिट्यूशन और रेपिटेशन, कि किस तरह से माजी आपको अपने आप को दोहराता है, ठीक है। अब वो सारी चीज़ें इन दोनों के दरमियान में हो रही है, लवीनिया और ऑरिन के दरमियान में, जो एक टाइम में एजरा और क्रिस्टाइन के दरमियान में हुआ करती थी, ठीक है। नेक्स्ट सीन ये है कि अब ये दोनों ऐसे जो है वो लड़ रहे हैं कि जैसे माजी में मैंने आपको पहले बताया कि एजरा और क्रिस्टाइन लड़ा करते थे। कुछ टाइम के बाद का सीन आता है, हैज़ल और पीटर मैनन हाउस में आते हैं और सिटिंग रूम में बैठे होते हैं। तो ऑरिन हैज़ल से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, ठीक है। तो वो उसकी बात सुनती है तो वो उसे एक एनवेल्प देता है, ऑरिन हैज़ल को एक एनवेल्प देता है, और इसमें कहता है कि मैनन फैमिली की क्राइम की हिस्ट्री लिखी हुई है, ठीक है। और ऑरिन हैज़ल से ये भी कहता है कि इस एनवेल्प को लवीनिया से छुपा कर लेके जाना, ठीक है। तो अब ऑरिन जो है वो हैज़ल से कहता है कि जब लवीनिया पीटर से शादी करना चाहे, ठीक है, करना चाहे तो तुम ये एनवेल्प पीटर को दे देना। ऑरिन अपनी बहन लवीनिया से कहता है कि आज के बाद तुम पीटर को नहीं मिलोगी और तुम इससे शादी भी नहीं करोगी, जिससे लवीनिया सदमे में जो है वो चली जाती है और अपने भाई से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। गुस्से में आकर लवीनिया कहती है कि तुम भी माँ के साथ मर जाते, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, ये वही सब कुछ कह रही है जो कि एक टाइम में क्रिस्टाइन एजरा के लिए कहा करती थी, उससे छुटकारा हासिल करना चाहती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है उन दो करेक्टर्स की इन दो करेक्टर्स के साथ, ठीक है। मतलब कि एजरा और क्रिस्टाइन की लवीनिया और ऑरिन के साथ सब्स्टिट्यूशन है। अब लवीनिया अपनी माँ की तरह ऑरिन से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट सीन में क्या होता है कि ऑरिन पीटर दोनों हॉल में मिलते हैं और ऑरिन पीटर से कहता है कि इसने अपनी पिस्टल साफ़ कर ली है, ठीक है। और पीटर जाने लगता है तो लवीनिया उसको घेर लेती है। इतने में ऑरिन के रूम से गोली चलने की आवाज़ आती है। 3 दिन के बाद कब सीन उसके बाद दिखाया जाता है कि लवीनिया ब्लैक ड्रेस में है, ज़ाहिर बात है उसके भाई की डेथ हुई है, ठीक है। और ब्लैक ड्रेस जो है एक मॉर्निंग ड्रेस होता है, ये मातमी लिबास होता है जो गमगीन मौक़ों पे पहना जाता है। उसके बाद है हैज़ल लवीनिया के पास आती है और कहती है कि इसने पीटर को वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो किताब दे दी है जो ऑरिन ने इसे दी थी, जिसमें तुम्हारी मैनन फैमिली के सारे क्राइम्स लिखे हुए हैं। अब पीटर तुमसे शादी नहीं करेगा। इतने में क्या होता है, लवीनिया के पास पीटर आता है और उसे खुदा हाफिज़ कहकर चला जाता है। जाने से पहले लवीनिया पीटर से लिपट कर रोती है और उसे कहती है कि मुझे यहाँ जो है वो यहाँ से ले जाओ, जिस पर पीटर उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पीटर भी चला जाता है। अब आखिर में अकेली रह गई है लवीनिया मैनन हाउस में, ठीक है। और इसे यहाँ पे पनिश करने वाला भी कोई नहीं है, तो लवीनिया खुद अपने लिए एक पनिशमेंट ढूंढती है। वो क्या है कि अब वो सारी उम्र जो है वो इस घर में बंद रहेगी और यही अब घर इसकी जो है वो कब्र है। इस तरह से ये ड्रामा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आपने ये उर्दू में आपको नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें सारी डिटेल से जो है वो मैंने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो इसकी समरी आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर। अगर आप इसी तरह की वीडियोस जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिंग्विस्टिक और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आज के टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।